एक या दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा पेपर आपकी एनसीईआरटी की इस बुक से बनता है। तो इतनी पतली बुक से मैम पूरा का पूरा नीट का क्वेश्चन पेपर आता है, फिर भी इसको फिर स्कोर करना इतना टफ क्यों? क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको एनसीईआरटी पढ़ते वक्त ध्यान रखनी है, लेकिन इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है? हेलो एवरीबॉडी, की हालचाल बच्चा पार्टी। दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव, योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके में हम बात करेंगे कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बायोलॉजी लाइन बाय लाइन ड्रॉपर कैंडिडेट्स को कैसे पढ़नी है। आपको पता है 2026 का हमारा एग्जाम एकदम नजदीक आ चुका है, और ये बात भी सबको पता है कि एनसीईआरटी बायोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रही हूँ, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के अंदर एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। लेकिन स्पेशली अगर मैं बायोलॉजी के अंदर बात करूं तो आप ये देखिए, अपने पिछले कुछ सालों का आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो एक या दो क्वेश्चन तो हम मान के चलते, एक या दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा पेपर आपकी एनसीईआरटी की इस बुक से बनता है। आपको ये शक्लें जानी पहचानी लगी रही होंगी, ड्रॉपर्स कैंडिडेट है ऐसा तो हम बोल ही नहीं सकते। तो ये 11th और 12th बायोलॉजी की जो इतनी पतली पतली टेक्स्ट बुक है, इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैम थिकनेस कोई बहुत ज्यादा है। तो इतनी पतली बुक से मैम पूरा का पूरा नीट का क्वेश्चन पेपर आता है, एंड फिर भी इसको फिर स्कोर करना इतना टफ क्यों है? क्यों हम आउट ऑफ स्कोर नहीं कर पाते हैं? तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको एनसीईआरटी पढ़ते वक्त ध्यान रखनी है, और किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़नी है, आज के सेशन में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि नीट 2026 इसका पेपर बहुत नजदीक हमारा आ ही चुका है। तो बच्चों, पहली चीज तो ये तो तुम्हें पता है कि एनसीईआरटी जो है, आप जिस भी हमारे नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने वाले बच्चों के लिए, हमारी जो भी बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी एनसीईआरटी जो बुक है वो किसी होली बुक से कम नहीं। आप जिस भी धर्म में विश्वास करते हो, कुरान मान लो, बाइबल मान लो, भगवत गीता मान लो, ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है? सबसे पहली चीज, अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स की अगर आप रीडिंग करेंगे, इसका प्रॉब्लम ये है, इसमें सारा कुछ ऐसे स्टोरी फॉर्मेट में दे रखा है। स्टोरी बुक पढ़ोगे तो नींद ही आएगी। ये पढ़ सकते हैं, इसे समझना मुश्किल है। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चे? पहली चीज तो मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि अगर आप, जैसे आपको XYZ कोई भी चैप्टर पढ़ना है, आप डायरेक्टली उसकी एनसीईआरटी उठाओ और उससे समझना शुरू करो। नहीं, आपको क्या करना है बच्चा, आपको कोई भी एक ऐसा एडुकेटर जिससे भी आप पढ़ते हो, मतलब एक ऐसा एडुकेटर, आपको ट्रस्टेड एडुकेटर देखना पड़ेगा, आप जो भी क्लास लगाते हो, जो एनसीईआरटी बेस्ड आपके नोट्स बनवाता हो। ठीक है? तो क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्टली, कुछ बच्चे गलती करते हैं किसी चैप्टर की सीधा एनसीईआरटी उठा लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना होता। सबसे पहले आपको क्लास नोट्स ही कवर करने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज, हम क्लास नोट्स, जो टीचर ने जो भी क्लास में लेक्चर बनवाए हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाता हो जो टीचर, ठीक है, उसी को आपको फॉलो करना है। तो क्लास नोट्स आपने पढ़े, क्लास नोट्स पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी उठानी है। अब उसमें भी कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो उस चैप्टर की एनसीईआरटी उठाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इट्स अ बिग नो। फिर क्या करना है, आपने क्लास नोट्स पढ़ा, आज जितना भी आपको, जितने भी टॉपिक्स, सब टॉपिक्स एक पर्टिकुलर चैप्टर में हुए, उसके बाद आप उसकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक उठाएंगे। एनसीईआरटी ओपन करके जितना पढ़ा है, जैसे सपोज करो आपने डीएनएर एप्लीकेशन पढ़ा, आपको डीएनएर एप्लीकेशन क्लास के अंदर पूरा कवर करवा दिया, आपने उसके क्लास नोट्स अच्छे से कर लिए, उसके बाद आप उसकी एनसीईआरटी उठाएंगे और एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ते वक्त आपको हमेशा, आपके पास अपने क्लास नोट्स तो है ही सही, एनसीईआरटी पढ़ते वक्त बेटा हमेशा आपको अपने साथ में एक रजिस्टर जरूर रखना है। एक रफ रजिस्टर आपको जरूर रखना है, जिसके अंदर आप उसके छोटे 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 नोट्स बनाते जाएंगे। नोट्स कैसे बनाने में ये भी बता दूं, अगर आप, क्योंकि ऑलरेडी क्लास नोट्स आप बना रहे हो, तो वो ऑलमोस्ट सेम नोट्स ना बने, इसलिए क्या करना है, आपने नोट्स पढ़े, डीएनएर एप्लीकेशन पढ़ा, एनसीईआरटी की बुक उठाई बेटा, उससे आपने वो सब टॉपिक पढ़ लिया। ठीक है? अब उस सब टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट डेटा दे रखा है, मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं, कोई साइंटिस्ट के नेम्स दे रखे हैं, भले ही ये आपके क्लास नोट्स के अंदर है, लेकिन आपका जो रफ रजिस्टर है उसमें आप इन डेटा को आप या तो एनसीईआरटी में ही हाईलाइट कर लीजिए, एनसीईआरटी के अंदर ही आप इन्हें हाईलाइट कर लीजिए। कुछ बच्चों की एनसीईआरटी की बुक जो है, मैंने देखी है, बहुत सारे स्टूडेंट की इतनी हरी पीली नीली हो रखी होती है, और उसके साथ बगल में भी जो थोड़ा बहुत स्पेस होता है उसमें भी इतना भरा हुआ होता है कि अगर उस बुक को उठाया जाए तो पता ही नहीं चलता कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है।
कुछ हाईलाइट क्या किया था वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि पूरी बुक ही हाईलाइट की हुई होती है। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आप, क्योंकि क्लास नोट्स आप हमेशा पढ़ोगे, तो जो उसके अंदर सारी चीज़ें हाईलाइट नहीं करनी। हाईलाइट कोई भी डेट्स हैं, कोई डेटा दे रखा है, जैसे बायोडायवर्सिटी में बहुत सारे डेटा है, एंडेमिक स्पीशीज़ कितनी है, ये राइस की स्पीशीज़ कितनी है, तो डेटा हाईलाइट कर लिया, डेट्स हाईलाइट कर ली, साइंटिस्ट के नाम हाईलाइट कर लिए, और जो चीज़ आप भूलते हो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, उसे आपने अपनी एनसीईआरटी में हाईलाइट करना है, ठीक है? उसके बाद क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी के अंदर जितने भी डायग्राम्स हैं, एनसीईआरटी के अंदर जितने भी डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के बेटा। एनसीईआरटी के अंदर जितने भी डायग्राम्स हैं उनकी लेबलिंग आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है? उनकी लेबलिंग देखनी है, साथ ही साथ उन डायग्राम के नीचे जो थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है वो आपको बहुत अच्छे से कवर करना होता है। साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस सीक्वेंस में एनसीईआरटी में चैप्टर में थ्योरी दे रखी होती है, चैप्टर के एंड में जो समरी दी हुई है बेटा, वो भी सेम सीक्वेंस को ही फॉलो करती है एनसीईआरटी के अंदर। मतलब थ्योरी का जो सीक्वेंस है ना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर, सेम सीक्वेंस समरी के अंदर है। जितना थ्योरी पढ़ लिया, मेक इट श्योर आप वो समरी भी पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी के अंदर ऐसी हैं जो उसके टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन नहीं है लेकिन समरी के अंदर मेंशन्ड है, और यहां से नीट में क्वेश्चन बनता है। मतलब आप समरी समरी से ही मान लो 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको लगता है कि मैम हर चैप्टर का 1 से 1.5 पैराग्राफ ही तो है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कई बार जो एनसीईआरटी ने बुक में नहीं दे रखी, समरी में दे रखी है, और वहां से वो क्वेश्चन बनता है। तो मेक इट अ हैबिट कि आप समरी जरूर रीड कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है मैम। तो यानी कि एनसीईआरटी डायरेक्ट नहीं उठानी, इसका कंक्लूजन ये निकला, डायरेक्ट नहीं उठानी, अपने क्लास नोट्स पढ़े। और ऐसा भी नहीं करना कि मैं चैप्टर के एंड में एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं। जितना मेरे को क्लास में पढ़ाया गया है मैं तुरंत उसकी एनसीईआरटी डिकोड करूंगा। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, और मेक इट श्योर कि हम समरी पढ़ रहे हैं। डायग्राम्स के बारे में मैंने बता दिया, लेबलिंग से क्वेश्चन आता है, उसके नीचे जो भी फॉन्ट्स होते हैं उससे क्वेश्चन आता है। डोंट डू दिस कि आपने पूरी एनसीईआरटी नीली पीली कर रखी है, फिर क्या करना है, जो भी डेटा है, डेट्स है, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम है, और जो थ्योरी में ऐसा सेक्शन है जो आपको लगता है आप अधिकतर भूलते हो, वो आप इसके अंदर हाईलाइट कर लेंगे। एनसीईआरटी की बुक जब भी ओपन करो, मेक इट श्योर एक रजिस्टर आपके पास जरूर होना चाहिए जिसमें आप पूरा एनसीईआरटी बेस्ड करोगे। अब उसमें कैसे करना है, क्योंकि नोट्स तो हमारे पास एनसीईआरटी बेस्ड मैम क्लास नोट्स भी है। अब ड्रॉपर कैंडिडेट, नीट 2026 बहुत पास आ गया है, मैं मान के चलती हूँ 1-2 बार तो आपने एनसीईआरटी पढ़ ली होगी, ठीक है? 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। हो सकता है ड्रॉपर स्टूडेंट है, नीट 2026 नलायकों ने नहीं पढ़ी। तो शुरुआत का तरीका तो बता दिया। जब आप एनसीईआरटी दूसरी या तीसरी बार रिवाइज कर रहे हैं, तब आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है बेटा, कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, अब उस पैराग्राफ में आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को एक टेक्स्ट बुक की तरह नहीं, एक आंसर शीट की तरह रीड करना है। आंसर शीट की तरह मतलब आप जो भी पैराग्राफ पढ़ रहे, एक लाइन पढ़ा कि इतने इतने बेस पेयर्स होते हैं, तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि मैम इससे क्वेश्चन बन क्या सकता है। मतलब मैं एग्जामिनर की भूमिका निभाऊंगी जो भी एनसीईआरटी पढ़ेगा, और एनसीईआरटी मेरी एक आंसर बुक है, तो आप उसमें क्वेश्चंस बनाएंगे हर उसके, और क्वेश्चंस को आंसर करना है। आपने एक एक दिन का क्लास नोट्स का जो भी आपका सेक्शन था, जितना आपने बायोलॉजी पढ़ा उसकी एनसीईआरटी डिकोड करी। अब आपके रजिस्टर में आपको क्या करना है, आपने जितने क्वेश्चंस बनाए थे, आपने 1-1.5 घंटे में जो कुछ भी पढ़ा बायोलॉजी में, थ्योरी प्लस एनसीईआरटी मिला के, अब आपको आधे घंटे के ब्रेक के बाद वो रजिस्टर ओपन करोगे, और अब एनसीईआरटी बेस्ड डेटा जो कुछ भी आपको याद आ रहा है कि मैम इतने बेस पेयर पढ़े थे, इसमें ये चीज पढ़ी थी, एनसीईआरटी में ये लाइन थी, बिना देखे आप वो आंसर्स इस रजिस्टर में लिखोगे। उसके बाद आप एनसीईआरटी से चेक करो, कोई पॉइंट मिस होता है आप वो करो। यानी कि एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स आपको एनसीईआरटी बुक को देखते हुए नहीं बनाने। ये जब सेकंड या थर्ड टाइम आप एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हो, तो बिना देखे आंसर्स, मतलब वो एक होता है ना कि पूरा क्या पढ़ा मैंने, वो पूरा कंक्लूड मुझे इस रफ रजिस्टर के अंदर करना है, ठीक है? एनसीईआरटी के डायग्राम्स बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। समरी के लिए मैंने बोला जिस सीक्वेंस में, समरी भी ऐसा नहीं करना है कि मैं चैप्टर के अंत में ही पढ़ूंगा, नहीं। क्यों? क्योंकि जिस सीक्वेंस में थ्योरी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दे रखी है, सेम सीक्वेंस समरी फॉलो करता है। जितना सब टॉपिक पढ़ा, समरी पढ़ो उसकी उतनी, तो आपको क्लियर हो जाए। ऑब्वियसली बात है, चैप्टर खत्म करने पर फिर एक बार पूरी समरी की आप रीडिंग करेंगे, और मेक इट श्योर इस रजिस्टर के अंदर, समरी के अंदर जो पॉइंट्स ना मेरे क्लास नोट्स में है, ना मेरी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में मिला, मैं समरी के वो पॉइंट भी इस रजिस्टर के अंदर मेंशन करूंगा या करूंगी। ये आपको जरूर से करना है, ठीक है? अब एक और चीज, असर्शन रीजंस वाले जो क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चों को यहां पर मैं आपको, आप खुद पेपर देखोगे ना जब नीट 2026 का, तो आपको लगेगा यस मैम ऐसा ही होता है।
देखो, असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से बनते हैं वो कैसे बनते हैं, अधिकतर आप, जब मैंने बोला ना कि जब दूसरी या तीसरी बार आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको रिवीजन फॉर्म, आंसर शीट के फॉर्म में पढ़नी है एनसीईआरटी। हर एक पैराग्राफ में एक लाइन पढ़ी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एनटीएससी क्वेश्चन क्या बनाएगा। तो उस फॉर्मेट में जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जहां कहीं पर भी हेंस, बिकॉज, देयरफॉर ऐसे स्टेटमेंट के साथ कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, यानी कि वहां से आप बकायदा उसे हाईलाइट कर लो, वहां ब्रैकेट लगा लो, वहां से असर्शन रीजंस क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से फॉर्मेट अधिकतर उन्हीं जगहों से होते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके असर्शन रीजंस में आ सकते हैं। अगर आप इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी एनसीईआरटी। लेकिन अगर कोई बच्चा शुरुआत ही एनसीईआरटी से करता है, वो सोचता है कि मैम सारे टीचर्स बोलते हैं 360 आउट ऑफ 360 आप स्कोर, एक दो क्वेश्चन छोड़ दो। अब एक दो क्वेश्चन जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम कैपेसिटेशन पे जाए, एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन नीट में 2 बारी क्वेश्चन वहां से पूछा जा चुका है, तो एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए जाए तो बिल्कुल सारा क्वेश्चन पेपर नो डाउट आपकी एनसीईआरटी से ही बनता है। फिर भी मैम क्यों सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, 2 क्वेश्चन हटा दो, फिर बाकी तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। इतनी पतली पतली सी टेक्स्ट बुक है, इन्हें तो रटकर भी जाया जा सकता है। लेकिन एनसीईआरटी ऐसी चीज है बच्चा कि जिसको समझना मुश्किल है। आप स्टोरी बुक की तरह रीड कर सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ रीड नहीं करना है, हमें समझना है। हमें उन वहां से जो क्वेश्चन फॉर्म हो हमें उनके आंसर करने, तो आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा कि एक पैराग्राफ फॉर्म में जब पढ़ रहे हो तो उसे आंसर फॉर्म में पढ़ो, जिससे कि आप हर लाइन से फिर एनसीईआरटी के खुद क्वेश्चन बना पाओगे कि यार इसका क्वेश्चन। लेकिन ये दूसरे या तीसरे रिवीजन में करना है। एनसीईआरटी कभी एंड में नहीं पढ़ना, हर जो जितना सब टॉपिक पढ़ा उसकी एनसीईआरटी पढ़ी। डोंट फॉरगेट, बहुत से बच्चे समरी छोड़ के जाते हैं, नहीं करना। इवन तो एक आधा क्वेश्चन कहां से आता है, जो बच्चे बिल्कुल 100% अपनी मुट्ठी में एनसीईआरटी करना चाहते हैं, चैप्टर की शुरुआत में साइंटिस्ट का कुछ बारे में जो कुछ थोड़े बहुत एक हाथ पैराग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, अगर आप कर सकते हैं आप उसे भी रीड करें, क्योंकि वहां से भी नीट में क्वेश्चन आता है। एक आधा क्वेश्चन वो जो साइंटिस्ट के बारे में जो शुरुआत में जो डेटा दिया हुआ होता है ना, उसके बारे में जो कुछ भी लिखा होता है, मतलब एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, हर जगह से क्वेश्चन आता है। तो एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाने, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स लेस और मोर आपके क्लास नोट्स, और फिर क्लास नोट्स के आप शॉर्ट नोट्स बनाते ही हो, ठीक है, उसी जैसे बनेंगे। तो मैं ये नहीं कहती कि एनसीईआरटी उठाओ और उसी के शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू करो, नहीं। एनसीईआरटी में डेट, जितने भी डेटा साइंटिस्ट के नाम वही हाईलाइट करो, और जब पढ़ लिया, मैंने क्लास नोट्स पढ़ लिए, मैंने एनसीईआरटी रीडिंग कर ली, अब मैं उसे बंद करके, अब मेरे को जो जो दिमाग में रिकॉल हो रहा है कि यार मैंने ये पढ़ा था, मैं इस रजिस्टर में वो नोट्स इस तरीके से मेंशन करूंगा या मेंशन करूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी एनसीईआरटी ओपन करूंगी, कोई चीज मिस तो नहीं हुई, नहीं हुई फिर मैं उसके बाद दोबारा करूंगी। और जब दूसरे तीसरे रिवीजन में आप एनसीईआरटी को एज एन आंसर बुक पढ़ना शुरू कर देंगे, आप इसे करके देखिए फॉलो, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपके अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और जो मैंने आपको असर्शन रीजन के लिए बताया, जहां पर इफ, बट, बिकॉज, हेंस इस तरीके के स्टेटमेंट होते हैं, वहां से अधिकतर असर्शन रीजन क्वेश्चंस बनते हैं आपके, वो भी सॉल्व होंगे। तो दैट्स इट बच्चा, नीट 2026 बहुत नजदीक है, प्रॉपर कैंडिडेट्स है, कोई प्रेशर के साथ नहीं, आप आराम से एनसीईआरटी स्मूथली आप पढ़ो, सिर्फ कर्म में विश्वास करो, फल की चिंता बिल्कुल भी मत करो। अगर आप कर्म अपना ईमानदारी के साथ कर रहे हैं तो जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको जरूर मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।